तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा 11-11 सीरीज के बाकी 4 एपिसोड्स को, यानी कि एपिसोड 5 से लेकर एपिसोड 8। और अगर आपने इसका पार्ट 1 यानी कि पहले 4 एपिसोड्स को नहीं देखा है जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो 5वां एपिसोड शुरू होता है पलक और उस कातिल को दिखाते हुए, जो कि अपनी अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे। एक तरफ पलक शौर्य के साथ आने वाले जीवन के लिए काफी ज्यादा खुश होती है और वो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। वहीं पर हम उस कातिल को देख पाते हैं जो कि पलक को खत्म करने की तैयारी कर रहा था। वहां पर हम एक संदूक को देखते हैं जिसमें शादी का जोड़ा, मेकअप का सामान, गुड़िया वगैरह होती है, जिसे वो तोड़ कर रखता है। और ऐसी ही वो ढेर सारी डॉल्स तोड़ चुका है जो कि उसकी विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अब तभी हम 10 नवंबर 1990 के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हमें शौर्य की गर्लफ्रेंड पलक राणा को दिखाया जाता है जिसका आज बर्थडे था। और वो उससे मिलने आता है, जो कि ये कहता है कि अभी वो परेशान है तो मूवी नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी वो उसको सरप्राइज करता है और वो कहता है कि वो रात में मूवी जरूर जाएंगे। वो उसको बर्थडे गिफ्ट में एक हेयर पिन देता है और शाम को अकेले स्टूडियो से ना निकलने के लिए कहता है और उसे पिक करने का वादा करके वहाँ से निकल जाता है। हम जानते हैं कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। ऑब्वियस सी बात है, अपने सीनियर के ऊपर हाथ उठाया है तो यहाँ पर उसको सब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब पलक शाम को उसका इंतजार करती है, लेकिन वो तो लॉकअप के अंदर होता है तो वो नहीं जा पाता। हालांकि ये बात अभी पलक को नहीं पता, तो वो दुखी होकर अकेले ही बस से निकल जाती है। अब बस के अंदर हम ड्राइवर ब्रह्मदत्त को नोटिस करते हैं, जो कि उसको काफी अजीब तरह से देखता है। और ब्रह्मदत्त के पास वो हुडी भी होती है जो कि वो कातिल पहना करता था। खैर अब पलक डिपो से पैदल घर जाने लगती है और वो कातिल हुडी पहनकर उसका पीछा करता है। लेकिन दिलशान को भी ब्रह्मदत्त आज थोड़ा अजीब लग रहा था, तो वो भी उसका पीछा करने लगती है। अब आगे जाकर कातिल पलक पर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए शौर्य आता है। और आपको याद होगा कि 2016 में पलक की फोटो ग्लिच हो रही थी, मतलब कि वो बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और वो अपनी जान गंवा देती है, जिससे कि शौर्य पूरी तरह टूट जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि वो खुद लॉकअप तोड़ कर आया था, तो वो वहां से भाग जाता है और वहां पर पीछे पुलिस भी आ गई थी। हम दिलशान को भी देखते हैं जो कि मौकाए वारदात पर पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस के डर से वो भी वहां से निकल जाती है। अब अगले दिन शौर्य पलक के घर पर भी जाता है, जहां पर पलक की फ्रेंड उसके ऊपर गुस्सा करती है कि वो उसे बचा सकता था लेकिन नहीं बचा पाया, और वो बेचारी उसका इंतजार करते हुए अकेली हो गई थी। और शायद वो अकेली बाहर ना निकलती तो शायद से बच सकती थी, जिसको सुनकर शौर्य और टूट जाता है। अब 2016 में वामिका दिलशान की ऑटोप्सी को अटेंड करती है, जिसे खून देखकर थोड़ी सी दिक्कत होती थी। और वो 1997 का समय याद करती है जब उसने पहली बार एक बॉडी देखी थी, तो शौर्य ने उसको संभाला था, हिम्मत दी थी। शौर्य वामिका को बताता है कि अच्छा पुलिस ऑफिसर वो नहीं होता जो कि किसी भी हालात में नहीं डरता, बल्कि वो होता है जो कि अपने डरों से ऊपर आकर उभरता है। खैर तभी प्रेजेंट टाइम में वो ऑफिस में आती है और ये बताती है कि दिलशान की मौत गला घुटने से नहीं बल्कि थिनर इनहेल करने से हुई थी। और ये जो केस है वो बिल्कुल टाई एंड डाई वाला जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस है, जिस पर युग कहता है कि सब कुछ चाहे सेम ना भी हो, लेकिन लाल चुन्नी बांधने का तरीका एग्जैक्ट सेम है, यानी कि जो कोई भी है वो कातिल को जरूर जानता है। अब वामिका बलवंत से कहती है कि उस दिन दिलशान के घर के बाहर से एक बारात निकल रही थी, तो वो उसके वीडियो और लोगों की फोन रिकॉर्डिंग्स को चेक करवाए। वहीं वो युग से बात करती है, जो कि कहता है कि उसके हिसाब से ब्रह्मदत्त टाई एंड डाई किलर नहीं हो सकता बल्कि कोई और ही है। साथ ही साथ वो ये बात भी कहता है कि 1990 में सडनली टाई एंड डाई किलिंग्स रुक गई थी, लेकिन अब अचानक से ही जैसे ही 25 साल बाद ये केस रीओपन हुआ है तो दिलशान को किसी ने खत्म कर दिया। यानी कि दिलशान जरूर ऐसा कुछ जानती थी जिसके चलते ये सब हुआ है। तभी हम 1990 में शौर्य को देखते हैं, जो कि छुपते छिपाते अपने घर पर आता है और अपने पिता से मिलता है। वो रोने लगता है और गिल्ट में जाने लगता है। वो अपने पिता से कहता है कि वो पलक को बचा सकता था और उसी की वजह से वो खत्म हो गई है। वो अपने पिता को ये भी बताता है कि उसे 2016 से किसी युग आर्या के ट्रांसमिशन आते रहते हैं, जिसके चलते उसने ही उसे कातिल के बारे में बताया था, और अगर वो उसकी नहीं सुनता तो आज ऐसा नहीं होता। खैर तभी प्रेजेंट टाइम में वामिका ब्रह्मदत्त को ढूंढने लगती है, वहीं युग भी उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता है। साथ ही साथ बलवंत उस बारात की वीडियो फुटेज देख रहा था, और वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट दीपू दिलशान के घर से मिले हुए एविडेंस को टेस्ट करती है, जो कि उसने चुरा लिया था, तो उसे वहां पर एक फिंगरप्रिंट मिल जाता है। यहाँ पर वामिका को ब्रह्मदत्त के खिलाफ 1-2 साल पुराना रोड रेज केस मिलता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो बलवंत को देती है। अब बलवंत ब्रह्मदत्त को देखकर बारात के अंदर आइडेंटिफाई कर लेता है, और वहीं दीपू उसके फिंगरप्रिंट को दिलशान के घर पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच करके कंफर्म करती है। जब दिलशान खत्म हुई थी तो उस वक्त ब्रह्मदत्त उसके घर पर था।
यानी कि यहाँ पर जो कुछ किया है वो ब्रह्मदत्त नहीं किया था। एटलीस्ट फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। अब वामिका बलवंत से और अपनी लीड से ये कंफर्म कर लेती है कि ब्रह्मदत्त ही ये कातिल है जो कि टाई एंड डाई वाले केस में इन्वॉल्व था। लेकिन तभी उसी वक्त युग उस पेंट शॉप तक पहुंच गया था जहां पर ब्रह्मदत्त काम किया करता था, और आपको याद होगा कि उसके हाथ पर नाखूनों पर पेंट भी लगा रहा करता था। अब यहाँ पर उसे उसकी बैक स्टोरी पता चल जाती है, जिसके साथ यहाँ पर कुछ असली पत्ते हैं जो कि हम खोलेंगे। अब वामिका हॉस्पिटल जाती है जहां पर उसको पता चलता है कि यहाँ पर ब्रह्मदत्त नहीं बल्कि उसका बेटा बिरजू एडमिट है। अब वहीं पेंट शॉप के मालिक से युग को कुछ खास बात पता चल जाती है, जिससे वो एक रिजल्ट निकालता है कि ब्रह्मदत्त ये कातिल नहीं हो सकता, और ये बात वो बलवंत को बताता है। लेकिन बलवंत उसको वामिका के पास हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है क्योंकि वामिका ने बलवंत को भी वहां बुला लिया था। अब तभी रात के एग्जैक्ट 11:11 हो जाते हैं तो अचानक से हलचल शुरू हो जाती है और ट्रांसमिशन भी शुरू हो गया था, जिससे कि वो शौर्य से कनेक्ट करता है। और शौर्य वहां दुख में बैठा हुआ था जो कि ये कहता है कि पलक सिर्फ एक केस नहीं है, वो उसकी जान थी जिसे वो बचा नहीं पाया। और युग उसके इमोशंस को डायरेक्टली फील कर पाता है और ये इमोशंस उसके हार्ट को टच करते हैं। खैर अब वो आगे थोड़ी बहुत बात करते हैं और शौर्य के पूछने पर युग ये बताता है कि ये टाई वाला जो केस है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन दिलशान है वो जरूर मारी गई है जो कि शायद से उसे कातिल तक पहुंचा सकती थी। और ये बात सुनकर शौर्य का शक सीधा ब्रह्मदत्त पर चला जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में वामिका ब्रह्मदत्त को ढूंढते हुए तीसरे फ्लोर के रूम पर आ जाती है जहां पर बिरजू एडमिट था। वहीं 1990 में शौर्य ब्रह्मदत्त के घर पर जाता है जहां पर उसे वो संदूक, सुहाग का सामान, वो टूटी हुई और मेकअप की बिगड़ी हुई डॉल्स भी मिल जाती हैं। तभी उसे कोई आहट सुनाई देती है और वो अपनी बंदूक कातिल की ओर घुमा देता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में वामिका भी कातिल के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, जिसके साथ ही एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 शुरू होता है 1978 से, जहां पर हम देखते हैं एक लेडी को जो कि तैयार हो रही होती है, मेकअप लगा रही होती है, जिसको एक बच्चा बहुत गुस्सैल नजरों से देख रहा था और खाना वो फेंक देता है, जिस पर वो लेडी गुस्सा होकर उस बच्चे को अपनी लाल चुन्नी से बांधकर घर से निकल जाती है। और अगर आप इस लेडी को पहचान नहीं पाए हैं तो प्रीवियस एपिसोड में हमने कातिल को देखा था जिसे संदूक में एक हंसती हुई लेडी दिखाई दी थी जिसका वो चेहरा बिगाड़ रहा था, तो ये वही लेडी है। खैर अब यहाँ से कहानी 2016 और 1990 वाली दिखाई जाती है, यानी कि दो अलग अलग टाइमलाइंस एक साथ दिखाई जा रही थी, जहाँ पर 2016 के अंदर वामिका कातिल ब्रह्मदत्त को पकड़ने गई थी और शौर्य 1990 में ब्रह्मदत्त के घर पर गया था। अब शौर्य तो उसको पीटने लगता है, लेकिन ब्रह्मदत्त का बेटा बिरजू पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है, जो कि उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाता और अच्छे से पिट जाता है। वहीं हॉस्पिटल के अंदर वामिका भी बिरजू तक पहुंच जाती है, जो कि अब एजेड हो चुका था। और तभी हम इस टाई एंड डाई केस का एक फ्लैशबैक देख पाते हैं कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि बिरजू था। जी हाँ, जो कि लड़कियों को खत्म कर दिया करता और फिर फरार होने के लिए अपने ही पिता की बस का सहारा लिया करता था, उसी सेम डिपो से और उसी सेम बस से, यानी कि कल की बस से। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों उस बस का रूट वही था। खैर अब बिरजू अचानक से जाग उठता है और वामिका के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उससे खुद को बचा लेती है। साथ ही साथ अब तक युग और बाकी लोग वहां पर आ गए थे, जो कि बिरजू को अरेस्ट कर लेते हैं। अब तभी युग यहाँ पर असली कहानी को बयां करता है, जिसके साथ इस केस के असली पत्ते खुलते हैं। और साथ ही साथ हम 1990 की भी कहानी देखते रहेंगे, यानी कि शौर्य के टाइमलाइन की, कि आखिर ये सारी की सारी चीजें और ये केस रुक कैसे गए थे 3 साल बाद। तो हुआ ये था कि ब्रह्मदत्त की बीवी एक वर्किंग लेडी थी, जो कि 1978 में तैयार होकर अपनी जॉब पर जाया करती थी और वो एज अ मदर बिरजू को पाल नहीं सकती थी। वहीं ब्रह्मदत्त तो एक बस ड्राइवर था, तो उसके पास और भी ज्यादा काम होते थे, यानी कि उसके पास भी अपने बेटे के लिए टाइम नहीं था, जिसके चलते बिरजू बिगड़ गया था, एग्रेसिव हो गया था, उल्टे सीधे ख्याल पालने लगा और धीरे धीरे वो घर पर अपने माता पिता की लड़ाई और अपनी माँ का अब्यूज भी देखा करता, जिसके चलते उसके दिमाग पर गलत असर पड़ गया था कि जो लेडीज होती हैं वो ऐसी ही होती हैं और उनको काम वगैरह नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को संभालना चाहिए। बेसिकली उसके ख्यालात ऐसे हो गए थे। और 1978 में जो लेडी उसको बांध कर चली गई थी वो उसकी माँ थी, जिसके चलते उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चली गई, जो कि ना खुद कभी वापस आई, ना ही कभी ब्रह्मदत्त ने उसे ढूंढा। अब ब्रह्मदत्त को ये लगा कि अगर बिरजू अकेला रहेगा तो वो बिगड़ सकता था, जिसके चलते वो उसे अपने साथ बस में ही ले जाने लगा। लेकिन अगर ईविल एक बार किसी के दिल में पनप जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब यही सेम चीज बिरजू के साथ होती है और बड़े होते होते उसे लड़कियों से नफरत
नफरत होने लगी। मॉडर्न लड़कियों से, अकेले घूमने वाली लड़कियों से, मेकअप जो लड़कियां किया करती या फिर लाल चुन्नी पहनने वाली लड़कियों से उसे नफरत हो गई थी, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी माँ गलत थी तो बाकी लड़कियां भी गलत हैं, और उसकी सोच उनको लेकर काफी गंदी होती चली गई। फिर वो धीरे धीरे जिस पेंट शॉप में काम किया करता था वहाँ के थिनर से नशा करना शुरू कर दिया, और फिर उसका ईविल फट कर बाहर आया, जिसके चलते उसने ये कत्ल शुरू कर दिए। अब जब शौर्य ने बिरजू को पीटा था उसके बाद वो भागकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गया था जहाँ पर ब्रह्मदत्त भी था, जिसके चलते होता यह है कि झगड़े में वो उसी टेरेस से नीचे गिर पड़ता है और अपने पैरों को खो देता है, और तब से ही वो ऐसा है, और इसलिए ही उसके बाद में ये केस रुक गए थे। मतलब कि इनडायरेक्टली उन ट्रांसमिशंस की वजह से ही ये सारी चीज रुक पाई थी। और ये सब बातें युग को उस पेंट शॉप से पता चली थी जहाँ पर कभी बिरजू काम किया करता था, और उसने पैसों का घपला किया था, और फिर पैसे चुकाने के लिए ब्रह्मदत्त वहाँ पर काम करने लगा, जिसके चलते उसकी उंगलियों पर पेंट के निशान थे, और इसके चलते ही सबको कंफ्यूजन हुई थी कि शायद ये सब वही कर रहा था। अब होता यह है कि बिरजू अरेस्ट होने वाला था, लेकिन ब्रह्मदत्त खुद पर पूरा दोष लेकर पुलिस में कन्फेशन दे देता है। और ब्रह्मदत्त ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि बिरजू तो पैरालाइज्ड हो रखा था, तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता कि एक पैरालाइज्ड व्यक्ति ने ये सब किया होगा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे। खैर, अब अरेस्ट हुए ब्रह्मदत्त से बात करने के लिए युग जाता है, और वो उसे सभी लड़कियों की पिक्चर्स दिखाता है कि इन लड़कियों की गलती क्या थी, और उसके बेटे ने इन सबको कितनी बुरी तरह से खत्म किया था, वो ये सब डिजर्व नहीं करती थी। और देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती ब्रह्मदत्त की भी थी, क्योंकि वो बिरजू को स्टार्टिंग से बचाता आ रहा था। उसको स्टार्टिंग से पता था कि वो क्या करता है, लेकिन वो उसको कभी भी पकड़वा नहीं पाया। अब यहाँ पर बाप का प्यार कह लो या फिर कुछ और, लेकिन उसकी गलती जरूर थी। इनफैक्ट शौर्य भी उससे यही कहता है कि उसने बिरजू को बचाकर बहुत बड़ी गलती करी है। वो ब्रह्मदत्त से ये बोलता है कि पलक भी ऐसे खत्म होना डिजर्व नहीं करती थी। ब्रह्मदत्त शौर्य से कहता है कि अब बिरजू को उसके किए की सजा मिल चुकी है और अब वो उठ भी नहीं सकता, तो इसके अलावा शौर्य को चाहिए क्या। अब देखो, सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे, और बिना किसी सबूत के पैरालाइज्ड इंसान को जेल में डालना नामुमकिन था, जिसके चलते शौर्य काफी ज्यादा निराश हो जाता है। और 2016 में ब्रह्मदत्त युग को बताता है कि शौर्य के हाथों ही बिरजू की ऐसी हालत हुई थी। अब युग आगे उससे ये पूछता है कि आखिर दिलशान को उसने खत्म क्यों किया, तो वो बस एक ही लाइन बोलता है कि जैसा वो बोकर गई थी उसने वैसा ही काटा है। तभी युग दिमाग लगाता है तो उसको एहसास होता है कि दिलशान के पास पक्का कोई सबूत होगा जिससे कि वो ब्रह्मदत्त को ब्लैकमेल करती होगी। और ये चेक करने वो वामिका के साथ दिलशान के घर भी जाता है, जहाँ पर उसे नए नए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो कि एक साथ लिए गए थे। मतलब कि ब्रह्मदत्त उसे पैसे दे रहा था, क्योंकि दिलशान के पास इतने सारे पैसे एक साथ आना नामुमकिन था। वो दिलशान के घर पर एविडेंस को ढूंढते हैं जो कि उनको नहीं मिलता। तभी युग कहता है कि दिलशान काफी होशियार थी, वो जानती थी कि ब्रह्मदत्त यहाँ पर आकर उस सबूत को ढूंढ सकता है, जिसके चलते उसने सबूत को कहीं और छुपाया होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर ब्रह्मदत्त को ये सबूत मिल गया होता तो वो खुद को जाकर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करता। खैर, अब वो लोग दिलशान के पुश्तैनी घर पर जाते हैं, जहाँ पर उसका हिस्सा अलग था, जहाँ पर उसने अपना कुछ सामान छुपाया था, और उनको एक सबूत मिल जाता है। अब दूसरी ओर आईजी समीर केस क्लोज करने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, लेकिन वामिका वहाँ पर आ जाती है और समीर इससे थोड़ा सा चिढ़ जाता है, जो कि उसे धमकी तक देता है कि कुछ ऊंच नीच हुई तो वो उसकी नौकरी खा जाएगा। अब तभी वामिका केस को रिवील करती है कि दिलशान को भले ही ब्रह्मदत्त ने खत्म किया था, लेकिन असली टाई एंड डाई केस वाला जो कातिल है वो उसका बेटा बिरजू है, जिसके खिलाफ उनको एक एविडेंस मिला है, जो कि है पलक राणा की हेयर पिन। जी हाँ, जो कि शौर्य ने उसको गिफ्ट करी थी। और हम ऑडियंस को और युग को पता है कि ये पिन उसे शौर्य ने दी थी, जिससे कि पलक ने बिरजू से फाइट किया था और उसे हर्ट भी कर दिया था। उसके गले में उसे घोंप दिया था और उसका डीएनए उस पर रह गया, जो उस रात मौकाए वारदात पर पहुंची हुई दिलशान ने अपने पास रख लिया था। और वो इससे ही ब्रह्मदत्त को इतने सालों से ब्लैकमेल कर रही थी, पैसे ऐंठ रही थी। तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों ब्रह्मदत्त ने कहा था कि दिलशान ने जो बोया वही काटा, और यही रीजन था कि ब्रह्मदत्त ने उसे खत्म कर दिया था, क्योंकि उसकी डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। खैर, अब यहाँ पर केस सॉल्व हो चुका था और पुलिस टीम की बहुत तारीफ होती है, तो वामिका खतरे की घंटी से बाहर हो जाती है, क्योंकि आईजी समीर काफी खुश हो गया था। अब युग पलक के घर जाता है, जहाँ पर वो उसकी माँ से मिलता है, जो कि शौर्य के बारे में बात करती है, जो कि अक्सर वहाँ पर आया करता था, उनका ख्याल रखता था। लेकिन अदिति केस के बाद वो अचानक से गायब हो गया, और ये बात युग के दिमाग में लॉक हो जाती है, जो कि हमें भी लॉक करनी है, क्योंकि सीरीज का अंत और स्टार्ट एक लाइन में आने वाला है। यानी कि अभी तक हमने देखा कि अदिति वाला केस और टाई वाला केस दोनों सॉल्व हो चुके थे।
खैर अब रात को जो ट्रांसमिशन शुरू होती है वहाँ पर शौर्य से युग बात करता है कि कातिल पकड़ा गया और उसे पकड़वाने में हेल्प करी उसी हेयर पिन ने जो कि उसने पलक को दी थी, और इससे शौर्य को एक क्लोजर मिलता है कि चलो आखिरकार वो कातिल पकड़ा गया। अब शौर्य पलक को आखिरी बार याद करता है, काफी रोता है और उसकी यादों के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लेता है। और तभी प्रेजेंट सीन में शौर्य के पिता वामिका से बात करते हुए ये बोलते हैं कि वो चाहता था कि वो हमेशा से कातिल को पकड़े, और हम ये बात जानते हैं कि एक तरह से शौर्य ने ही उसको पकड़ा था। इनफैक्ट शौर्य के जो पिता होते हैं वो एक बात बोलते हैं कि ये जो समय होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। हम सोचते हैं कि पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है या फिर फ्यूचर होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समय हमेशा एक जैसा ही रहता है, और ये कहीं ना कहीं 11:11 वाली चीज के सुपर नेचुरल फिनोमिना को जोड़ रहा था। खैर तभी हमें पता चलता है कि वामिका शौर्य को चाहती थी, जो कि आज भी उसे ढूंढ रही है, इसलिए उसने शादी नहीं करी है। और सबसे बड़ी बात कि किसी को भी नहीं पता कि अचानक से शौर्य कहाँ चला गया। अब युग वामिका से बात करता है जिसे अभी उसके और शौर्य के कनेक्शन के बारे में नहीं पता है, और बातों ही बातों में वो कहती है कि वो अनलकी है, जिसके साथ रहती है उसका बुरा ही होता है। तो वो कहता है कि कभी कभी बहुत अच्छे लोगों के साथ बुरा भी होता है। और हम तभी 21 दिसंबर 1999 का एक फ्लैशबैक देखते हैं जब युग के भाई ने खुद को खत्म कर लिया था, और ये चीज उसने देख ली थी, जिसके साथ ही एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो 7वां एपिसोड शुरू होता है युग और उसके भाई को दिखाते हुए, जहां पर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद में युग के भाई को किन्हीं कारणवश जेल भेज दिया गया था, और बाद में उसने खुद को खत्म कर लिया। अब प्रेजेंट टाइम वाला युग डिसाइड करता है कि वो शौर्य की हेल्प से अपने भाई को कैसे भी बचा कर रहेगा, क्योंकि पास्ट को चेंज किया जा सकता था। अब तभी प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर वामिका को दिखाया जाता है जो कि एक शादी के अंदर गई हुई थी, जहां पर उसकी माँ एक लड़के से उसकी शादी के बारे में किसी लेडी से बात करती है। तो वो लेडी उसकी एज का टॉन्ट मारकर उसे मना कर देती है, जिससे वो भी अपसेट हो जाती है, और वामिका काफी ज्यादा नाराज हो गई थी, जिस पर वो उसको कहती है कि उसने शौर्य के इंतजार में अपनी जवानी पूरी खत्म कर दी है। जिसको सुनकर वामिका अपसेट हो जाती है और वहां से चली जाती है। इनफैक्ट वो अपनी माँ से बात तक नहीं करती। तभी वामिका शौर्य के पिता से मिलने जाती है और उनसे बात करती है कि शौर्य ऐसे कैसे जा सकता है। और अब हमको थोड़ा थोड़ा शौर्य केस के बारे में पता चलता है कि शौर्य असल में भगौड़ा घोषित है, मतलब कि वो कहीं पर भाग गया था, फिर वो कभी वापस नहीं आया, और कहां पर गया, कैसे गया, क्यों गया, ये किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। अब शौर्य के पिता वामिका से कहते हैं कि समय एक इल्यूजन है, मतलब पास्ट को वो याद ही करते हैं और फ्यूचर को अज्यूम। तो उनके हिसाब से ये सब माया है जिसके अंदर वो फंसे हुए हैं, और देखा जाए तो तीनों साथ ही हैं, और इस तरह से वो अभी भी शौर्य को उनके पास महसूस करते हैं। और ये बात मैंने भी आपको कही थी कि 11:11 वाली चीज और ये टाइम वाली चीज जुड़ी हुई है, क्योंकि उनके हिसाब से समय कांस्टेंट है, और ना ही फ्यूचर है ना ही पास्ट है, खाली प्रेजेंट है जो कि वो सब देखते हैं। बेसिकली उनका ये मानना है कि जो पास्ट में है उसके लिए वो प्रेजेंट टाइम है, और जो प्रेजेंट में है उसके लिए तो वो प्रेजेंट है ही, और जो फ्यूचर से आया है उसके लिए वो प्रेजेंट है। खैर अब यहाँ युग भी शौर्य के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि जब उसके भाई के साथ गलत हुआ था तो उस वक्त वो कहाँ पर था, एज उसकी हेल्प से वो उसके भाई को बचा सकता है। और उसकी केस फाइल को देखते हुए उसको पता चलता है कि शौर्य पर रिश्वत लेने के चार्जेस लगे थे, और वो 3 नवंबर 2001 में गायब हो गया था, जिसकी कार हाईवे के पास मिली थी। लेकिन उस रात के ट्रांसमिशन पर युग ने उससे बात करी थी, और वो केस सॉल्व करने पंचाचूली टेक्सटाइल मिल में गया था, मतलब कि वो केस पर काम कर रहा था, तो वो भागने का सोच नहीं सकता। तो यहाँ पर एक ही चीज हो सकती है कि उसे खत्म करा गया है। और हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि शौर्य को किसी ने उस रात गोली मार दी थी, लेकिन किसने मारी, कैसे मारी और क्यों मारी, ये अभी किसी को कुछ नहीं पता। साथ ही साथ शौर्य के केस के सिलसिले में युग ने एक पहले वाले क्रिमिनल से पूछताछ करी थी, और ये क्रिमिनल वाली बात और शौर्य के केस वाली बात वो जुआल को बताता है। और ये सुनकर तो समीर और जुआल दोनों ही परेशान हो जाते हैं, एज वो कुछ बड़ा छुपा रहे थे, क्योंकि शौर्य का केस जैसा फाइल्स के अंदर है वैसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर समीर ये कहता है कि युग शौर्य को कैसे जानता है, क्योंकि 2001 के समय में तो युग काफी छोटा रहा होगा, और यहाँ पर ये सारी सोचने वाली बात थी, जिसके चलते ये दोनों ही डरे हुए थे। और आपको याद होगा कि शुरुआत वाले एपिसोड्स में इन दोनों ने कहा भी था कि इनको केस दबाना काफी अच्छे से आता है, यानी कि वो शौर्य के बारे में बात कर रहे थे, और इन दोनों ने ही कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करी थी। अब इसी बीच हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि नवंबर और दिसंबर के आसपास 1998 का था, जहां पर एक गैंगस्टर सुल्तानिया के टिम्बर ट्रक को डबराल नाम के एक दूसरे गैंगस्टर के आदमी बबलू बारूद अपने 4 लोगों की टीम के साथ लूट लेता है। बाद में बबलू और उसके लोगों के पास एक आदमी आता है जो कि उन सभी को खत्म कर देता है और उनका सामान लेकर फरार हो जाता है। अब दोनों गैंग्स के बीच में गैंग वॉर शुरू हो जाती है और पुलिस का काम है कातिल को पकड़ना।
अब शौर्य भी इसी केस पर काम कर रहा होता है और सुल्तानिया के पुराने आदमी शमशेरा के पास वो जाता है, जो कि कभी सुल्तानिया के लिए काम किया करता था। लेकिन शौर्य ने उसे एक दिन स्मगलिंग के दौरान पकड़ लिया, फिर उसे जेल में डाल दिया और 4 साल तक वो अंदर था। तब शौर्य ने ही उसकी बेटी गरिमा का ख्याल रखा, जिसके चलते शमशेरा और गरिमा दोनों ही उसके आभारी थे और गरिमा तो उसको अंकल कहा करती थी। वो शमशेरा से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि उसने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं और अब वो अच्छी जिंदगी जी रहा है। शौर्य गरिमा से भी मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत क्राइम के बारे में जानती थी, एज उसके पिता ही पहले उल्टे कामों में थे। और वो ये कहती है कि बबलू को मारने वाला कोई पहचान वाला ही होगा, क्योंकि उन 5 ने गोली तक नहीं चलाई। मतलब कि जो उनको मारने आया था वो उनका ही आदमी था और उनको भरोसा था कि वो उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अब शौर्य जाने लगता है और गरिमा उसे एक थैंक यू गेस्चर के रूप में टेप देती है, जिसके अंदर उसके फेवरेट गाने थे। वो कहती है कि उसके पिता अब सुधर चुके हैं, उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, साथ ही साथ वो ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी वो खाली ड्रग पेडलिंग वगैरह किया करते थे, लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं करते थे। इनफैक्ट शमशेरा ने अपनी बेटी की कसम भी खाई थी, जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। गरिमा ये भी कहती है कि उसके पिता कुछ भी गलत कर सकते हैं, लेकिन उसकी झूठी कसम कभी नहीं खा सकते। तभी हम डबराल को भी देखते हैं, जो कि अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेटे मनोज के साथ समीर से मिलने आता है और उस पर दबाव डालता है कि वो जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व करे। यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि ये जो समीर है वो हमेशा से ही ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व था। अब प्रेजेंट टाइम में युग अपने घर पर होता है और वहीं शौर्य अपने घर पर, और तभी 11-11 का ट्रांसमिशन फिर से शुरू होता है, जिसके जरिए वो बात करते हैं और युग उसकी जान बचाने की बात करने वाला था, लेकिन शौर्य उससे बबलू बारूद केस में हेल्प मांगता है। तो वो कहता है कि वो केस सॉल्व नहीं हुआ था, जिस पर वो कोई क्लू मांगता है, और ये ट्रांसमिशन काफी सालों के बाद हुआ था। यानी कि जब जरूरत हुआ करती थी, जिस केस के अंदर जरूरत थी, तभी ये ट्रांसमिशन हुआ करते थे। तो देखो, शौर्य के लिए बेशक यहाँ पर काफी सारे साल बीत गए थे इस ट्रांसमिशन के हुए, लेकिन युग के हिसाब से अभी कुछ ही दिन बीते थे। यानी कि टाइम यहाँ पर बिल्कुल ही उलट पुलट था। अब युग 2016 से शौर्य को एक क्लू देता है। वो बताता है कि वो टायर के प्रिंट्स को ले सकता है, जिसके लिए वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करे, जो कि उस वक्त पर अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर कार्बन को चार्ज कर सकता है, जिससे कि टायर प्रिंट्स आसानी से निकल जाएंगे, जिसके बाद ही ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है। अब शौर्य उस टेक्निक से टायर प्रिंट को ले लेता है और ये नई टेक्नोलॉजी उसने इजाद कर दी थी, क्योंकि उस वक्त वो अवेलेबल नहीं थी। और ये टायर प्रिंट शमशेरा की कार से मैच हो जाती है, लेकिन ये झूठ भी हो सकता था, क्योंकि हम सुल्तानिया के आदमी को देखते हैं और वो उसको बताता है कि शमशेरा पुलिस वाले से मिला था। तो सुल्तानिया कहता है कि उसने ही बबलू को टिप दी होगी, तो अब वो उसे रास्ते से हटा दे। यानी कि इनडायरेक्टली सुल्तानिया शमशेरा को खत्म करने के लिए कह रहा था। अब शौर्य शमशेरा के पास जाता है, वहीं सुल्तानिया का आदमी भी उसे पहले ही ब्लैकमेल करता है, तो अब वो भागने लगता है और शौर्य उसका पीछा करता है। वो दोनों एक फोर्ट तक आ जाते हैं, जिनकी कार में छुपकर गरिमा भी आ गई थी, और अब वो दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन शमशेरा को मारने सुल्तानिया ने आदमी भेजा था, जो कि पीछे से शूट कर देता है, लेकिन शमशेरा को बचाने के चक्कर में गरिमा बीच में आ जाती है और वो खत्म हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में हम ग्लिच होते हुए देख पाते हैं कि बबलू बारूद केस, जो कि अब तक अनसॉल्व कैटेगरी के अंदर था, वो अचानक से सॉल्व हो जाता है और यहाँ कातिल निकलता है शमशेरा, जिसको अरेस्ट किया था शौर्य ने। और प्रेजेंट टाइम यानी कि 2016 में हम शमशेरा को देख पाते हैं, जो कि अब आजाद होकर बाहर आ गया था, जिसके इरादे हमें ठीक नहीं लगते। और इसी के साथ 7वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो 11-11 के सीजन 1 के फिनाले के 8वें एपिसोड की शुरुआत होती है शामली नाम की एक लड़की को 2016 में दिखाते हुए, और ये लड़की है सुल्तानिया की बेटी, जो कि एक बहुत बड़ी ड्रग एडिक्ट है, जो कि कभी भी खुद की जान ले सकती है, किसी और की जान ले सकती है और दूसरों को आसानी से खतरे में डालती रहती है, जिसकी वजह से सुल्तानिया ने उसे अभी रिहैब में डाल रखा है, जहां से शमशेरा उसे किडनैप कर लेता है और स्पेशली अपने साइंस वहां पर छोड़ कर जाता है। तभी हम नोटिस करते हैं वामिका को, जिससे जुआल मिलता है और कहता है कि युग आजकल शौर्य के बारे में पूछताछ कर रहा है, तो वो उसे जानता कैसे है। और ये चीज तो वामिका को भी शॉक करती है, क्योंकि उसको इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता था। खैर, अब वो कोल्ड केस यूनिट में जाती है, जहां पर युग बबलू बारूद केस शुरू करने की बात कर रहा होता है, लेकिन वो केस तो सॉल्व हो चुका था, जिस पर वो कहता है कि शमशेरा एक बहुत ही मंजा हुआ क्रिमिनल था, तो अगर वो ऐसा काम करता तो वो सिली मिस्टेक्स करके सबूत नहीं छोड़ देता। वैसे भी उसने कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं किया था, उसने खाली ड्रग पेडलिंग करी थी, तो उसको ये लगता है कि उसे फंसाया गया है और असल कातिल कोई और ही है।
और सबसे बड़ी बात कि वो कभी भी कोई सबूत नहीं छोड़ा करता था और उसने ऐसे अजीब से सबूत छोड़े खुद को फंसवाने के लिए, बहुत ही अजीब बात थी। अब वामिका यहाँ आकर उससे सवाल जवाब करती है कि उसे केस से कोई मतलब नहीं है और वो तो किसी और चीज के पीछे है, लेकिन वो उसे सच बताए। लेकिन इससे पहले ही वो दोनों ही एक कॉल से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब कॉल आता है आईजी ऑफिस से समीर का, क्योंकि सुल्तानिया की बेटी को किडनैप कर लिया गया था, जो कि एक हाई प्रोफाइल केस होता है, तो उनको उसे जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करना होगा। अब युग यहाँ पर यह भी कहता है कि ये किडनैप पैसों के लिए नहीं किया गया है, बल्कि जिस तरह से वो फिंगरप्रिंट छोड़कर गया है, सीसीटीवी में अपने चेहरे को दिखाकर गया है, उसका कुछ एम है और ये चीज थोड़ी पर्सनल लग रही है। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वहीं समीर तो उसको सबके सामने डांट भी देता है और वामिका उससे बात करती है और उससे भी उसकी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। अब तभी शमशेरा को दिखाया जाता है जिसने सुल्तानिया के एक आदमी को किडनैप करके उसे जिंदा जला दिया था, और ये आदमी वही था जिसने आखिरी एपिसोड में गोली चलाई थी, जिससे कि गरिमा खत्म हो गई थी। अब शमशेरा सुल्तानिया से ये बात करता है और उसे फिरौती नहीं चाहिए थी, बल्कि कुछ और चाहिए था। अब हम युग को देखते हैं जो कि शमशेरा के बारे में पता करने उसी जेल में जाता है जहाँ पर वो कैद था, और उसकी सेल को वो देखता है जिस पर बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। वो माफी मांग रहा था एंड ऑल। साथ ही साथ युग को ये पता चलता है कि शमशेरा की बेटी किसी वजह से खत्म हो गई थी और ये बात कभी लीक नहीं हुई, कभी बाहर नहीं आई। वो थोड़ा और पता करता है कि शमशेरा पूरा दिन करता क्या था, तो वो दिन भर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का काम सीखा करता और उसके ऊपर टेक्नीशियन बनने का जुनून सवार था। अब वो घर आकर गरिमा के बारे में बात करता है तो गरिमा के खत्म होने के बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। अब तभी 1998 में शौर्य गरिमा की दी हुई टेप को सुन रहा होता है, जिसके अंदर उसने एक मैसेज रिकॉर्ड किया था और शौर्य को उसने थैंक यू कहा था, जिससे कि वो बहुत इमोशनल हो जाता है। वो उसे काका कहा करती थी। अब तभी 11:11 पर ट्रांसमिशन होती है और युग शौर्य से कनेक्ट होता है। युग शौर्य को बोलता है कि बबलू बारूद केस में क्या शमशेरा दोषी था या फिर नहीं, जिस पर शौर्य कहता है कि युग की गलती की वजह से ये हुआ है। उसने जो टेक्निक इस्तेमाल करी थी, टायर प्रिंट करे थे, उसकी वजह से ये सब हुआ, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज गरिमा जिंदा होती। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि डबराल के बेटे मनोज के कहने पर टायर प्रिंट बदल दिए गए थे, जिससे कि शमशेरा दोषी ठहर गया था, जबकि उसने ये चीज नहीं करी थी। और जेल जाने से पहले वो शौर्य से यही कहता है कि वो तो अपनी बेटी के साथ दिल्ली जाना चाहता था और उसने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन शौर्य की वजह से उसकी बेटी खत्म हो गई, जिसका गिल्ट शौर्य को धीरे धीरे खा लेगा। शमशेरा ये भी बोलता है कि गरिमा ने उसकी कसम खाई थी और उसे यकीन करना चाहिए था, क्योंकि वो उसे हमेशा काका काका कहा करती। साथ ही साथ मनोज ने ही गरिमा की खबर को बाहर आने से रोक दिया था, क्योंकि इससे शमशेरा को सिंपैथी मिल सकती थी, और इस पर गुस्सा होकर शौर्य उसके साथ मारपीट कर लेता है। अब प्रेजेंट टाइम में वामिका और उसकी टीम सुल्तानिया के घर पर होती है, जहां पर शामली कॉल करती है, जो कि एक बहुत ही ठंडी कोल्ड स्टोरेज वाली जगह पर थी, और ये जगह मूव भी हो रही होती है। और थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल कट हो जाता है, जिससे कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाती, लेकिन आसपास का इलाका ट्रेस हो गया था। अब वामिका दिमाग लगा लेती है कि शामली किसी फ्रीजिंग ट्रक में होगी, और अब वो उसे ढूंढने निकल जाती है, जिसे युग कॉल करता है और कहता है कि शमशेरा को फंसाया गया था और उसकी बेटी की जान चली गई थी, जिसकी खबर कभी बाहर नहीं आ पाई, जिसके लिए वो सुल्तानिया को गुनहगार मानता है, जिससे वो बदला लेना चाहता है। और यहाँ पर शामली तो एक डाइवर्जन है, असली टारगेट तो सुल्तानिया है। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के जो बदले होते हैं वो सिंबॉलिक होते हैं, तो अभी शामली वहीं पर होगी जहां पर कभी गरिमा खत्म हुई थी, यानी कि फोर्ट पर। अब यहाँ सुल्तानिया को शमशेरा कॉल करके फोर्ट बुला लेता है, और जो लोकेशन ट्रेस हुई थी वो भी उसी के आसपास की थी। अब शमशेरा सुल्तानिया को कॉल करके अकेले फोर्ट बुलाता है और उससे मिलकर उसे शामली वाला ट्रक दिखाता है, जिसके अगले ही कुछ मिनट में ठंड में जमने की वजह से वो खत्म होने वाली थी। सुल्तानिया शमशेरा के सामने भीख मांगता है, जैसे एक वक्त पर उसने भी मांगी थी। तभी सुल्तानिया अपनी बच्ची को बचाने के लिए ट्रक के पास जाता है, और वहीं युग आकर शमशेरा को अरेस्ट कर लेता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान कैसे हो सकता था, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ थी। युग समझ जाता है कि सुल्तानिया को मारने शमशेरा ने ट्रक के अंदर एक्सप्लोजिव सेट किए हैं, क्योंकि उसके ऊपर टेक्नीशियन बनने का भूत सवार था, और वो सब कुछ इसलिए कर रहा था। शमशेरा कहता है कि मैंने पहले कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन अब मैं गुनाह करने जा रहा हूँ, जिसकी सजा मैं ऑलरेडी भुगत चुका हूँ। तभी वामिका ट्रक के पास आकर शामली को रेस्क्यू करने लगती है, और युग उसे बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर गैस होती है जिसके चलते स्पार्क होता, और स्पार्क होने से वहां पर ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन होता यह है कि वामिका गैस को ऑफ करने के लिए, ताकि ठंड वहां पर ना आए, उसको बटन को ऑफ कर देती है। तभी स्पार्क होता है और ट्रक का एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते शामली और वामिका दोनों ही खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, वामिका भी खत्म हो गई थी।
और हमने ये भी नोटिस किया था कि युग और वामिका के बीच में एक कनेक्शन बन रहा था और युग वामिका के खत्म होने से बहुत टूट जाता है, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। लेकिन हम जानते हैं कि वो कुछ तो कर सकता है और क्लाइमेक्स सीन में वो 11-11 की ट्रांसमिशन से शौर्य से कनेक्ट होकर उससे वामिका को बचाने की हेल्प मांगता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके वहां पर वो काम करने आएगी, रिपोर्ट करने आएगी। मतलब कि पास्ट अब फिर से चेंज होगा, जिससे कि पूरा का पूरा लार्जर फ्यूचर अब बदलने वाला था। और अब यहाँ पर अनगिनत सवाल ऐसे ही रह जाते हैं जिनके कोई भी जवाब हमारे पास नहीं थे। और बूम, इसी के साथ में 11-11 सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 11-11 सीरीज के सीजन 1 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की कहानी आपको पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर पास्ट फिर से बदलेगा, यानी कि यहाँ पर शौर्य के साथ जो कुछ हुआ था वो भी बदला जा सकता है, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके चलते कहानी आगे बढ़ेगी। अब देखो सीजन 2 के अंदर मुझे लगता है कि एक तो युग वाली कहानी आने वाली है, वामिका वाला जो केस है वो भी चेंज होगा। साथ ही साथ अब तक ये भी पता नहीं चला है कि बबलू बारूद और उसके लोगों को आखिर मारा किसने था। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको पक्का उसी लॉयर ने यानी कि मनोज ने मारा होगा, क्योंकि जो स्टैंस था, जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। तो एक तो शमशेरा वाला केस हो गया, वामिका वाला केस हो गया और फिर साथ ही साथ युग वाला केस भी हो गया। एंड हाँ, सबसे बड़ा केस तो यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्ट्री शौर्य वाली है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो अगली सीरीज में ये 4 कोल्ड केसेस हमको देखने को मिल सकते हैं और इनके ही जवाब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये 11-11 वाला ट्रांसमिशन हुआ कैसे था, आखिर ऐसा क्या था जिसके चलते ये चीज ट्रिगर हो गई थी। बाकी आप लोग बताना कि बबलू बारूद और उसके लोगों को किसने मारा था। मुझे तो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग लगी है। सीजन 2 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमको नहीं मिले। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर वीडियो को अंत करता हूँ और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए